नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रीजनिंग की। जैसा कि अभी तक फीडबैक मिला है, जो बच्चे एग्ज़ाम देकर बाहर आए हैं, दरअसल वो कंफ्यूज दिखे। कंफ्यूज क्यों दिखे? क्योंकि उन्होंने जो भी प्रिपरेशन की थी वो ऐसा ही एग्ज़ाम में जो सिलेबस दिया उसके हिसाब से की, जो मार्केट में बुक्स उपलब्ध थी उन बुक्स के हिसाब से की। लेकिन जो रीजनिंग यहाँ पर दी जा रही है वो थोड़ा सा अलग दी जा रही है। उन्होंने पूरा पैटर्न बैंकिंग का उठा लिया है, जिसमें कुछ उनके क्वेश्चंस क्लर्क लेवल के हैं और कुछ पीओ के हैं, और कुछ पेपर को हद से ज़्यादा टफ बनाने के लिए इन्होंने पीओ से भी ज़्यादा लेवल उसका हाई कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि ये बैंकिंग एसएससी को थोड़ा सा मिला दिया गया है इसमें, और लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी बैच में आसान भी आ रहा है और किसी बैच में टफ भी आ रहा है। अलग अलग लेवल है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आसान कैसे ईजी आ रहा है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। एक सर्किल, एक वृत्त में कुछ लोगों को बिठा दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहा है ये, कि सर्किल की तरफ मुँह करके आप बैठिए और ये लोग हैं, इनको अरेंज कीजिए। बिल्कुल क्लियर लेवल का जिन सेट में आया, जिन बैचेस में आया, ये बहुत आसान आया। और उसमें सिटिंग अरेंजमेंट में यही नहीं, सर्किल भी आया, लीनियर अरेंजमेंट भी आया, और उनसे डायरेक्ट 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए। अब इसमें एक ख़ास बात ये रही केवल कि ये जो, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, इससे 4 क्वेश्चन जो आए वो एक साथ ना आकर अलग अलग क्रम पर आए। यानी पहला क्वेश्चन 1 नंबर पर आया, 7वां क्वेश्चन फिर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था, 13 नंबर पर जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था, 37 पर जब आप पहुँचे वो भी इसी पजल या इस अरेंजमेंट से रिलेटेड था। तो वह कहीं ना कहीं आपको बार बार, आप अगर पहचान गए कि ठीक है ये पेपर का पैटर्न ये है, तो आपने 2 सर्किल बना रखा था और उसमें से आपने तुरंत आंसर लगा दिए। लेकिन कुछ लोगों को जिनको आइडिया नहीं था, उन्होंने उसको सही तरीके से ड्रॉ नहीं किया, क्वेश्चन हुआ, आगे बढ़ गए और बाद में वो कंफ्यूज हो गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक ही क्वेश्चन को 2-2 बार सॉल्व किया, उन्हें ये नहीं पता चला कि यह वही क्वेश्चन है जो पहले आया था। और क्योंकि इस तरीके के लगभग 4-5 क्वेश्चन थे, सर्किल अरेंजमेंट था, लीनियर अरेंजमेंट था, उसके अलावा आपका कोडिंग डिकोडिंग था, तो इनसे थे 4-4 क्वेश्चन, लेकिन सब आपस में मिक्स हो रखे थे, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज किया बच्चों को। दूसरा, लेवल में अंतर आया। कैसे अंतर आया कि भाई किसी सेट में तो आपको सर्किल भी दे दिया, लीनियर अरेंजमेंट भी दे दिया, और जो आपके इंग्लिश के वर्ड की कोडिंग डिकोडिंग आती है, ये तीनों क्वेश्चन दे दिए। तीनों क्वेश्चन लगभग 14-15 क्वेश्चन हो गए। लगभग 5-5 क्वेश्चन भी आप मानेंगे, 4-4 भी मानेंगे, तो 12 से 15 क्वेश्चन केवल इन 3 से ही, और बहुत ईजी हो गए। तो जिनके सेट में ये आया उन्होंने जल्दी कर दिया, उनका टाइम भी बच गया, उनका मैथ भी अच्छा हो गया। लेकिन जिन सेट में ये तीनों नहीं आए, कुछ रीजनिंग सेट ऐसे थे जिनमें ये कोडिंग डिकोडिंग, लीनियर और सर्किल, ये तीनों ही नहीं आए, मशीन इनपुट सब में आ रहा है। जब भी मैं बताऊंगा मशीन इनपुट के बारे में आपको, वो भी किसी में बहुत इजी आ रहा है और किसी में बहुत हार्ड आ रहा है। तो यानी यहाँ पर हर पेपर का पैटर्न, हर सेट का पैटर्न, जो भी बैचेस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसका कोई एक प्रॉपर सिलेबस, प्रॉपर पैटर्न हो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके बैच में आए, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। बस ये है कि ये सिटिंग अरेंजमेंट है सर्किल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 21 से 25, ये अरेंजमेंट है बिल्डिंग के हिसाब से। पहली बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, वो माले जो होते हैं आपके, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसके हिसाब से है। दूसरा आप देख रहे हैं क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15, ये आप सभी जानते हैं, सिलोजियस में इसको बोलते हैं, और बहुत ईजी है। कोई सिलोजिस्म वगैरह जो आ रहे हैं कुछ हार्ड लेवल के नहीं आ रहे थे। अब किसी सेट में ये आ रहे हैं और किसी में नहीं भी आ रहे हैं, तो ये भी आप कंफर्म मत मानिएगा कि आपको मिलेगा। ये आ गया तो आपकी किस्मत है।
और इसे पेपर अब में तो पहले आपको, अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है कि कट ऑफ कैसे तय होगी, नॉर्मलाइज कैसे किया जा रहा है, यूपीएसआई में कट ऑफ कैसे तय होगी, तो इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। वो अगर आपने देख लिया है तो आप कोई टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मार्क्स का हमारी कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो परसेंटाइल निकालने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो परसेंटाइल का तरीका मैंने पीछे दिया है, वो आप देख लीजिएगा। आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। हर बैच से एक पर्टिकुलर नंबर वो लोग सेलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो आप देख लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 200 नंबर वाला सेलेक्ट हो जाए, 250 वाला ना हो, कैसे नहीं होगा वो आप देख लीजिएगा। चलिए ये सब आप कर ही लेंगे, देख लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं केवल ये बता रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जो मैं बात कर रहा था ना, कोडिंग डिकोडिंग की 4 क्वेश्चन नॉर्मलाइज तरीके से हर सेट में आए, और कुछ सेट ऐसे थे जिसमें नहीं आए वहाँ तो बच्चे घूम गए। वो बिल्कुल प्रॉब्लम, मतलब मेंटली डिस्टर्ब से हो गए कि जब रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लग गया तो फिर मैथ के लिए टाइम नहीं बचा और फिर मैथ भी नहीं हुआ, तो उनका मैथ और रीजनिंग दोनों डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए आप फोकस कीजिएगा कि एक ही सेक्शन पे पूरा टाइम ना देकर 2 पार्ट में पेपर कीजिए। पहले सब में क्वालिफाइंग के हिसाब से कर लीजिए, फिर जो टाइम बचे फिर उसमें अपना स्कोरिंग के हिसाब से कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। क्योंकि इस नॉर्मलाइज मेथड में आपको बेनिफिट लेना है नॉर्मलाइज मेथड का, तो आपका हायर स्कोर, टोटल स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको ये फोकस करना है कि मैं तो बहुत मैथ में होशियार हूँ, या मैं रीजनिंग में बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मैं तो सब करूँगा। जितना आपको आ रहा है पहले उतना कर लीजिए, फिर कोशिश कीजिए कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकूँ, स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ बाद में सोचिएगा। पहले अपना टाइम बचाने के लिए क्वालिफाइंग, ये ना हो कि फिर नॉर्मलाइज मेथड भी आपका साथ नहीं देगा ना। मान लीजिए रीजनिंग में आपने ज़्यादा टाइम दे दिया, मैथ के केवल 10 क्वेश्चन कर पाया, नहीं हो पाएगा। कम से कम 16, 17, 18 आपको करने पड़ेंगे अगर आपका हार्ड बैच है तो। बाकी नॉर्मलाइज के बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर कोशिश हर सेक्शन में 20 मार्क्स की कीजिएगा, लेकिन बाई चांस पेपर हार्ड आया है तो सभी के लिए आया है। कुछ बैचेज में ऐसा है कि कोई कर ही नहीं सकता था, वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि रीजनिंग और मैथ दोनों ही टफ आ गए थे। लेकिन कुछ बैच में जिनमें रीजनिंग ईजी थी वो मैथ भी उन्होंने कवर कर लिया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर जो मेन कन्फ्यूज़न हो गया कुछ क्वेश्चंस को लेके। वो किस तरह के क्वेश्चन से वो देखते हैं। पूर्व अवधारणा कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, बैंक पीओ में खूब आती है और बहुत इजी है। लेकिन उन्होंने केवल पूर्व अवधारणा ही नहीं दी, उन्होंने तर्क भी दिया, उन्होंने डाटा इनसफिशिएंसी भी दिया। ये देखिए ये क्वेश्चन केवल एक जैसे नहीं होते हैं। तर्क निकालना अलग होता है, निष्कर्ष निकालना अलग होता है, पूर्व अवधारणा अलग होती है, डाटा एफिशिएंसी अलग होती है और डिसीजन मेकिंग अलग होती है। ये 6 टॉपिक हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तर्क निकालना, पूर्व अवधारणा निकालना, डिसीजन मेकिंग, डाटा एफिशिएंसी यानी आंकड़े पूरे हैं या नहीं हैं, है ना। फिर आपका डिसीजन मेकिंग आता है, आपको कुछ कंडीशंस दे दी कि इस बच्चे को सिलेक्ट किया जाना चाहिए जॉब के लिए, नहीं किया जाना चाहिए, या उसने ये दे दिया कि भाई लोन देने की ये कंडीशन है, ये 3 कंडीशन है। फिर एक आदमी की आपको क्वालिफ़िकेशन या जो उसने डॉक्यूमेंट जमा किए वो बता दिए, तो उसे लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर उसने सारी शर्तें पूरी की तो लोन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जो कि आपका मेंटल एबिलिटी देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन उन लोगों के सामने प्रॉब्लम आई जिन्होंने इस तरीके से तैयारी करके नहीं गए थे, जिन्हें आइडिया नहीं था कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, आपको एकदम से ऑड ना लगे। जब वहाँ आप पहुँचें तो आप डिस्टर्ब ना हो, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको स्टॉप कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जिन्होंने बैंक का एग्ज़ाम दिया है उन्होंने तो इनपुट आउटपुट पढ़ा है, इनपुट आउटपुट क्या होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, या अभी जो नए नए
ग्रेजुएट करके आए हैं, जो युवा हैं जिन्होंने अभी बैंकिंग या कंपटीशन लेवल की अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो इनपुट आउटपुट एक बार देख लीजिएगा। ये तो क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है और इनपुट आउटपुट बहुत आसान होता है। 3 तरीके का होता है, या तो वो शब्द आधारित होगा, या वो नंबर आधारित होगा, या शब्द या नंबर दोनों आपका न्यूमेरिक सिस्टम मिक्स कर देगा। किस तरीके से आएगा? या तो डिक्शनरी के हिसाब से ABCD के क्रम में अरेंज हो रहे होंगे, या फिर रिवर्स क्रम में ऐड हो रहे होंगे, यानी Z पहले आ गया, फिर उसके बाद Y आया, फिर उसके बाद W आया। तो ABCD का क्रम के हिसाब से वो या तो घट रहे होंगे या बढ़ रहे होंगे। नंबर में भी सेम यही होगा, या तो नंबर इंक्रीज हो रहे होंगे या नंबर डिक्रीज हो रहे होंगे, यानी फर्स्ट स्टेप में ये हो रहा है, सेकंड स्टेप में ये हो रहा है। ये एग्जांपल मैंने दिया है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, कि फर्स्ट स्टेप में B पहले आ गया, सेकंड स्टेप में B के बाद C आ गया, थर्ड स्टेप में B के बाद C फिर D, यानी एक हर स्टेप में एक चीज़ वो अरेंज करते जाते हैं। अरेंजिंग का सिस्टम होता है। अब यहाँ पर वो चार्ट नहीं, अभी मैं बाद में बताऊँगा। तो तीसरा जो है वो नंबर और वर्ड मिक्स होगा, वो कैसे होगा? तो इसको उल्टा कर देते हैं कि वो ABCD का जो क्रम है उसको डिक्शनरी के हिसाब से बढ़ते क्रम में कर देंगे और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे न्यूमेरिक सिस्टम को। इसके क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप करिएगा, देखिएगा, और मैं क्वेश्चन अभी दूंगा आपको, वो आप देखिएगा। चलिए, इनपुट आउटपुट रिवाइज कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलता आपको मटेरियल कहीं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये सब वही क्वेश्चन है, पूर्व अवधारणा, अवधारणा कि अगर स्टेटमेंट ये दिया गया है तो ये स्टेटमेंट देने के पीछे क्या पूर्व अवधारणा थी, यानी जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी थी, उसने क्या सोच के ये स्टेटमेंट दिया है, ये होता है पूर्व अवधारणा। वो आप डीपली पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन मैंने दिए हैं, यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे जो ये आपको दिख रहा है ना बॉक्सेस में, जो ये SSC टाइप से जो रीजनिंग जो आती है, इसमें मैं केवल इतना बोलूँगा, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं कि पेपर मोड़ने वाले जो आते हैं, कि एक पेपर को पहले इतना मोड़ा, फिर इतना मोड़ा और एक कट लगा दिया गया, जब वो पेपर खोला गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, जो आपका 50 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 4 फिगर हैं। जो फिगर वाले ये क्वेश्चन है, इसमें पेपर कट और पेपर मोड़ने वाले आप देखिएगा, अच्छी तरह रिवीजन का। बाकी तो आपकी तैयारी होगी, मुझे पता है आपने किया है, लेकिन पेपर फोल्ड करने वाला जो मेथड है उसको अच्छी तरह देखिएगा। ये सब वही क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग, कि अगर ऐसा, ये देखिए ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं जैसे 32 देखता हूँ, कई प्रमुख अखबारों में रिपोर्ट किया गया है कि चालू वर्ष में मानसून का स्तर कम हो सकता है क्योंकि देश के कई भागों में अभी भी पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है। तो इसमें इसने क्या पूछा, परिणाम बताइए। ठीक, अभी तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तीनों में अलग अलग दिया है। 31 में उसने पूछा है कौन सा कथन प्रमाणित करता है, तो उसमें आपको देना है जो फैक्ट, जो ऑप्शन उसे प्रूफ कर रहा हो, ऊपर उसने एक चीज़ बताई उसको साबित कर रहा है। 32 में वो उसका रिजल्ट वो दे रहा है कि ये घटना हुई, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा। 33 में प्रभाव, संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। ये अंतर जो आपको समझ में आएगा, ये वो अच्छी तरह आपको मैंने बताया था 6 सेक्शन की, पूर्व अवधारणा क्या होती है, तर्क क्या होती है, निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, डिसीजन कैसे लिया जाता है। इन सब की थिंकिंग अलग है, इन सब के क्वेश्चन अलग होते हैं, दिखने में हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िएगा कि वो निष्कर्ष पूछ रहा है, प्रभाव पूछ रहा है, या पूर्व अवधारणा पूछ रहा है। ये क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, आप कीजिएगा। तो मैं 32 क्वेश्चन पढ़ रहा था, तो इसमें ये सभी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और अब अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी। अब आगे देखते हैं हमारा कौन सा पोर्शन रह गया। ये आप देख लीजिएगा, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट, तर्क, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट, जिसमें तर्क के कारण परिणाम दोनों हो सकते हैं। निर्णय करना, कैसे आपको डिसीजन लेना है, ये प्रैक्टिस के ऊपर है, सब आप देखेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऊपर 4 कंडीशन दे दी हैं, फिर नीचे आपको वो दे देगा कि हमारे पास ये मौजूद हैं,
अब कोई व्यक्ति आता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, यानी जैसे 21 साल जो एज है उतनी एज होनी चाहिए, जितने % नंबर है उतने नंबर होने चाहिए, जमानत राशि देने को भी तैयार है तो सिलेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो सिलेक्ट नहीं होगा। ये जो मैं आपको पीछे मशीन इनपुट आउटपुट बता रहा था, उसका तीसरा क्रम है कि वो नंबर जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकता है, और जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है उसको वो भी अरेंज कर सकता है। तो इसमें अल्फ़ाबेटिक और नंबर दोनों मिक्स हो जाते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट का है, इसको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन को आइडिया लग जाएगा। फिर है डाटा या सफिशिएंसी, ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं भाई। तो इन क्वेश्चनों पे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इनमें, क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। अगर उसने सर्किल के ऊपर कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन 2 है, तो उसमें आपको बना के देखना पड़ेगा। फिर ये भी देखना पड़ेगा केवल फर्स्ट से हो रहा है या सेकंड से हो रहा है या दोनों को यूज़ करना पड़ रहा है, तो इसमें टाइम लगता है और ये क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, रीजनिंग में यही सब आपको देखना है। जो आपको पढ़ना हो वो स्टॉप करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है। चलिए, इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। और मुझे आशा है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब जिन बच्चों के पेपर रह गए हैं उन्हें कैसे तैयारी करनी है, क्या सोच के जाना है, और बाई चांस पेपर हार्ड आता है तो टेंशन ना लें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि आपके मार्क्स का आपकी मेरिट पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। फ़र्क पड़ेगा कि आप किस बैच में एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आपकी जो एक बैच है उसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका IQ लेवल आपसे ज़्यादा है। ओवरऑल लगभग हर बैच से 200 बच्चे उन्हें लेने हैं। कोशिश कीजिए अपना बेस्ट से बेस्ट देने की। मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही आपके 40% आएँ या 80% आएँ, आपको अपना बेस्ट वहाँ देना है। तो नंबर का पर फोकस ना कर अपने प्रैक्टिस जब तक आपने की है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन हॉल में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।